क्या ट्रंप ईरान में खामनाई की हुकूमत गिराना चाहता है और वहां अपनी कठपुतली हुकूमत लाना चाहता है? ये अमेरिका इसराइल बमुकाबला ईरान की लड़ाई आखिर कब तक चलेगी? क्या ये जंग एक आलमी जंग बन सकती है? अमेरिका और इसराइल ईरान को न्यूक्लियर बम बनाने से रोकना क्यों चाहते हैं? और अगर ईरान न्यूक्लियर रियासत बन गया तो क्या हो जाएगा? आज हम इन सब तजस्सुस से बड़े सवालात के जवाब देंगे इस वीडियो में, जिसका उन्वान है अमेरिका इसराइल बमुकाबला ईरान। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये वीडियो अगर पसंद है तो लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। आगाज करते हैं 13 जून से, जब इसराइल ने ईरान पर एक बड़ा हमला किया। इस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन राइजिंग लाइन। मोसाद ने सबसे पहले माइक्रो ड्रोन्स तैनात किए जिन्होंने ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम नाकारा बना दिया। फिर 200 लड़ाका तैयारों ने तकरीबन 100 न्यूक्लियर और मिलिट्री साइट्स पर हमला किया, जिससे ईरान को शदीद नुकसान हुआ। 14 न्यूक्लियर साइंसदान और 20 आला फौजी अफसर हलाक हुए, जिनमें IRG के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी शामिल थे। ईरानी हलाकतों की तादाद 950 से 1500 बताई जा रही है। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने 200 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए इसराइल की तरफ और 18 जून तक यह तादाद 400 तक जा पहुंची। इनमें से ज्यादातर को आयरन डोम ने रोक लिया, लेकिन कुछ मिसाइलों ने इसराइल में घुसकर 24 अफराद को हलाक कर दिया और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान हुआ। 21 जून को अमेरिका भी मैदान में कूद पड़ा और ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमला कर दिया, फर्दू, नेतन्स और इस्फान। इन हमलों में खास B-2 बमबार तैयारों का इस्तेमाल किया गया, जो कि सिर्फ अमेरिका के पास है। इन तैयारों से गिराए जाने वाले NOP बम 13,600 किलोग्राम वजनी और जमीन में 200 फुट अंदर घुसकर फटते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ऐसी न्यूक्लियर साइट्स पर बम गिराने से क्या न्यूक्लियर रेडिएशन का इखराज, लीकेज नहीं होगा? बिल्कुल खतरा था, क्योंकि ये साइट्स यूरेनियम की एनरिचमेंट कर रही थी। बहुत से खतरनाक केमिकल और रेडियो एक्टिव मवाद मौजूद था। अगर बम गिरने के वक्त एनरिचमेंट हो रही होती तो पूरा न्यूक्लियर क्लाउड बन सकता था, जिसे न्यूक्लियर हमला ही माना जाता। अच्छी बात यह है कि अब तक ऐसी कोई कंफर्म खबर नहीं आई कि न्यूक्लियर रेडिएशन का इखराज हुआ हो, लेकिन अगर होता तो नेतन्स, फर्दू और ख़ासतौर पर इस्फान, जो ईरान का तीसरा बड़ा शहर है, बहुत शदीद मुतासर होता। ईरान ने जवाब दिया और कतर और इराक में अमेरिकी एयरबेस पर हमले किए। 14 मिसाइल फायर किए गए, जिनमें से 13 को रोक लिया गया। एक मिसाइल चूंकि नॉन थ्रेट सिमत में था, इसलिए जाने दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप की ऑफिशियल ट्वीट के मुताबिक मिडिल ईस्ट की फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी गई। कतर और इराक को पहले से बताया गया था कि अमेरिका के एहसास से ही टारगेट हैं, वो खुद नहीं। अब तक सूरत ये लगती है कि ईरान शायद वक्ती तौर पर रुक गया। अगर मजीद इख्तियार अंगेजी न हुई होती तो यह मामला वक्ती तौर पर थम सकता है। ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि ईरान की न्यूक्लियर सलाहियत को तबाह कर दिया गया है और दुनिया को मुबारकबाद पेश की गई। लेकिन सवाल यह है कि ईरान को न्यूक्लियर बम बनाने की इजाज़त क्यों नहीं? अमेरिका और इसराइल का कहना है कि ईरान ने यूरेनियम 84% तक एनरिचमेंट कर लिया था, जो कि 90% के करीब है, यानी सिर्फ एक कदम दूर न्यूक्लियर बम से। इसलिए इसराइल ने हमला कर दिया और उनके बैगल डॉक्ट्राइन पॉलिसी है कि किसी भी दुश्मन मुल्क को न्यूक्लियर रियासत नहीं बनने देना। और 1981 में इराक पर ऑपरेशन ओपरा, 2007 में शाम पर ऑपरेशन ऑर्चर्ड और 2025 में ईरान पर ऑपरेशन राइजिंग लाइन इस पॉलिसी के तहत हुए। लेकिन अमेरिका की मुनाफिकत भी सामने आती है। सब जानते हैं कि इसराइल के पास 80 से 100 न्यूक्लियर वार हेड्स हैं, इसलिए कभी तस्लीम या इनकार नहीं किया, NPT पर दस्तखत भी नहीं किए, जबकि ईरान ने साइन कर रखा है। और अब अमेरिका का कहना है कि ईरान धोखा दे रहा है। 8 NPT आर्टिकल 6 कहता है मौजूदा न्यूक्लियर रियासतें अपने हथियार को कम करेंगी, लेकिन अमेरिका खुद अपने वार हेड्स को जदीद बना रहा है। अगर ईरान न्यूक्लियर रियासत बन गया तो बैलेंस ऑफ पावर कायम हो जाएगा। लेकिन मसला ये है कि अगर ईरान के पास बम आया तो सऊदी अरब भी कहेगा कि उनके पास अगर बम है तो हमारे पास भी बम होना चाहिए, और ये रेस शुरू हो सकती है। लेकिन सवाल ये है कि फैसला करने का हक सिर्फ अमेरिका को क्यों है? वही मुल्क जिसने इकलौता न्यूक्लियर बम हमला किया हिरोशिमा और नागासाकी पर। इसराइल जैसे मुल्क को न्यूक्लियर बम रखने दिया गया, लेकिन दुश्मन मुल्क को TT पिस्तौल भी नहीं। वियतनाम, क्यूबा, इराक, अफगानिस्तान में भी अमेरिका ने रेजिम चेंज की कोशिश की और बार बार नाकाम हुआ। अब वही प्लान ईरान के साथ भी किया जा रहा है। ट्रंप को अमल नोबेल इनाम चाहिए, जबकि उसने न्यूक्लियर साइट्स पर बमबारी की। क्या मजाक है? मैं ईरान के मुत्तखिब वज़ीर आज़म मोहम्मद मुसद्दक को भी अमेरिका और बरतानिया ने गिरा कर अपनी कठपुतली हुकूमत रज़ा शाह पहलवी को
ला बिठाया था। 1979 में इनकलाब आया और खमेनी इक़्तिदार में आए। अब वही तारीख दोहराई जा रही है। ईरान नौजवान, ख़वातीन और स्टूडेंट्स की एक बड़ी तादाद वाकई इस रजीम से नालां है। जन जिंदगी आज़ादी की तहरीक हकीकी है, ख़ास तौर पर महिसा अमीनी के वाक़े के बाद। हिजाब न करने पर एक लड़की की पुलिस हिरासत में मौत हुई और पूरे ईरान में एहतजाज फूट पड़ा। ईरान में हिजाब लाजमी है। कई वीडियोस में ख़वातीन बगैर हिजाब या ढीला हिजाब पहनने नजर आती हैं, लेकिन कानून अब भी सख्त है। ईरान की 70% आबादी 35 साल से कम उम्र है। वो दुनिया से जुड़ना चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, लेकिन मौजूदा निज़ाम में घुटन महसूस कर रहे हैं। ईरान में इंतखाबात होते हैं, लेकिन अवाम का एतमाद कम है। वोटिंग का तनासब 30% से भी कम रह गया है। लेकिन ये फैसला सिर्फ ईरानी अवाम का हक है, किसी बैरूनी मुदाखलत का नहीं। अब सवाल है कि क्या वाकई वर्ल्ड वार 3 होने वाली है? ज़्यादातर माहिरीन का मानना है नहीं, बहुत कम इम्कान है, क्योंकि न्यूक्लियर रियासतें जानती हैं कि अगर जंग हुई तो सब हारेंगे, जीत किसी की नहीं होगी। आइंस्टाइन ने कहा था, मुझे नहीं मालूम तीसरी आलमी जंग किन हथियारों से लड़ी जाएगी, लेकिन चौथी जंग डंडों और पत्थरों से होगी। वर्ल्ड वार में सिर्फ 2 या 3 मुल्क नहीं लड़ते, पूरी दुनिया उलझती है। हम शायद उस वक्त से इस वक्फे में हैं जो वर्ल्ड वार 1 और 2 के दरमियान था। पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है, हम ईरान के साथ खड़े हैं। हमारे वज़रा अफसरान भी यही बयान दे रहे हैं, और जो लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने प्रायोरिटी बदल ली, ये सरासर झूठ है। पाकिस्तान में कोई अमेरिकी एयर बेस मौजूद नहीं जो ईरान पर हमले के लिए इस्तेमाल हुई। एक वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।